स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि फर्स्ट चैप्टर का नेम ही लास्ट लेसन है। बुक में ये फर्स्ट लेसन है बट नेम ऑफ द चैप्टर इज लास्ट लेसन एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय अल्फोंसे डोडेट। स्टूडेंट्स, यह स्टोरी 1870-71 में हुए फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम की है। इस वॉर में प्रशा ने बिस्मार्क की लीडरशिप में फ्रांस को डिफीट किया था। कब हुआ था वॉर? 1870 में स्टार्ट हुआ था, 1871 में ओवर हुआ था वॉर। ये लगभग 13 मंथ्स चला था और इसमें प्रशा को लीड किया था बिस्मार्क ने और फ्रांस को लीड किया था इसमें नेपोलियन थर्ड ने। इसमें फ्रांस डिफीट हुआ था। उस समय प्रशा आज के जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया को मिलाकर एक बहुत बड़ा राष्ट्र था। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में फ्रांस के अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट प्रशा के कंट्रोल में आ गए थे। फ्रांस के कई सारे पार्ट्स प्रूशियन कंट्रोल में आ चुके थे तथा बाकी के पार्ट्स पर भी धीरे धीरे प्रशा अपना होल्ड करता जा रहा था। यह स्टोरी फ्रांस के एक छोटे से स्टूडेंट ने नैरेट की है जिसमें फ्रैंको प्रूशिया का स्कूल पर फ्रैंको प्रूशिया वॉर का स्कूल पर इफ़ेक्ट दर्शाया गया है। स्टोरी में छोटे से बच्चे को लिटिल फ्रेंच नाम से एड्रेस किया गया है। ये उस समय के एक दिन का वर्णन है। इसमें उस लिटिल फ्रेंच ने अपने नरेशन में अपनी लाइफ का एक डे इसमें डिस्क्राइब किया है। तो देखते हैं, वर्ड टू वर्ड इसकी रीडिंग करते हैं। नरेटर सेज दैट आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो लिटिल फ्रेंच मैंने बताया कि नरेटर इज अ स्मॉल बॉय फ्रॉम फ्रांस एंड ही इज एड्रेस्ड एज लिटिल फ्रेंच। तो लिटिल फ्रेंच ने अपनी स्टोरी को नरेट किया है एक दिन की। वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं अपने घर से स्कूल के लिए बहुत लेट निकला एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे मन में बड़ा डर लग रहा था कि मेरी तो आज डांट पड़ेगी। मैं उसके डर लग रहा था लिटिल फ्रेंच को कि आज उसके स्कूल में डांट पड़ेगी। इसलिए नहीं कि वह लेट है, बल्कि डांट पड़ने का रीज़न, डांट से डरने का रीज़न उसका लेट होना नहीं, रीज़न कुछ और है। आगे देखिए। स्पेशली बिकॉज एम हेमल इज हिज स्कूल टीचर। ये जो एम हेमल है वो बच्चे के स्कूल टीचर का नेम है। तो डरने का रीज़न क्या था? क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल ने उन लोगों से बोला था, उसके स्कूल टीचर ने उन लोगों से बोला था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, यानी पार्टिसिपल टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने के लिए उन्होंने कहा था। क्या ही देते हैं, बोले कल पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, हम पार्टिसिपल तैयार करके आना। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और लिटिल फ्रेंच पार्टिसिपल्स के बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था, यानी कि पार्टिसिपल्स की ABCD भी उसको नहीं मालूम थी। इसलिए वह मन में बड़ा डर रहा था कि आज हम, एक तो पहली बात तो ये कि वो स्कूल लेट था और दूसरी बात ये कि आज पार्टिसिपल्स सुनने वाले हैं उसके टीचर और उसे पार्टिसिपल्स के बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं मालूम है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार के लिए, फॉर अ मोमेंट यानी एक बार के लिए, तो और लिटिल फ्रेंच ने सोचा, बोले यार कहीं ऐसा करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल की बजाय कहीं और भाग चलते हैं और पूरा दिन कहीं बाहर स्पेंड करेंगे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट फॉर रनिंग अवे, यानी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मैंने कहीं भाग जाने के लिए सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स,
और कहीं बाहर दिन बिताने की बात सोची। तो भागना कहाँ से है इसको, कि स्कूल ना जाकर कहीं और भागकर पूरा दिन वहाँ स्पेंड करेंगे, और जब छुट्टी का टाइम होगा, ऑफ टाइम होगा, तो घर वापस चले जाएंगे। इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म, यानी डे वॉज वार्म। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमको ये भी पता चल रहा है कि दीज डेज वर ऑफ विंटर, सर्दियों के दिन थे, और सर्दियों के दिन में आज थोड़ा सा गुनगुनी धूप निकली हुई थी, क्योंकि आगे ये भी लिखा हुआ है कि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यानी कि धूप थी आज, क्लाउडी वेदर नहीं था, सनी वेदर था, और मौसम में थोड़ी गर्माहट थी, यानी आज सर्दी और दिनों के कंपैरिजन में कम रही होगी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे से पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और सॉ मिल के पीछे जो मैदान था, सॉ मिल स्टूडेंट्स आरा मशीन को बोलते हैं। तो एक कोई कहीं रास्ते में, जब ये स्कूल घर से जब स्कूल के लिए जा रहा था, तो रास्ते में कहीं कोई आरा मशीन पड़ती होगी, सॉ मिल पड़ती होगी, और उस सॉ मिल के पीछे एक बड़ा सा मैदान होगा, और उस मैदान में पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वो लोग अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जो परेड वरेड होती है अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपना स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए, ये जो एक्सरसाइजेज करते हैं उनको बोलते हैं ड्रिलिंग। तो एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे के लिए ये सब चीज़ें देखना भी अच्छा लगता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, तो बच्चों को ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी, और इस बार बार इसका मन कर रहा था, बोले पार्टिसिपेंट्स के रूल से बेटर हम टाइम इन चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों में बिताएं। लेकिन वो आगे बोलता है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। एक तरफ उसका माइंड, उसका हार्ट इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन उसने कहा आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, यानी मैं इन सब चीज़ों को अपोज किया, मैंने इस अट्रैक्शन को रेसिस्ट किया मैंने, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को मतलब अपने मन को समझा कर बोले नहीं, ये सब चीज़ों के लिए तुम घर से नहीं निकले हो, इन सब एन्जॉयमेंट के लिए घर से नहीं निकले हो, तुम स्कूल जाने को, अपने मन को समझा रहा है बच्चा, बोले स्कूल जाने के लिए निकले हो, और ये सब अपने मन को समझा कर ही हरीड ऑफ टू स्कूल, स्कूल की तरफ तेज़ी तेज़ी से बढ़ गया। When I passed to the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पुराने टाइम में, जैसे आज हम सब लोगों के घर में टीवीज़ हैं, रेडियो होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट हैं, तो इन दोज डेज देयर वर नो फैसिलिटीज़ लाइक दैट। घरों में टीवी भी नहीं होता था, रेडियोज़ भी बहुत कम होते थे, न्यूज़पेपर्स सबके घर नहीं पहुंचता था, इसलिए कोई भी न्यूज़ जानने का जो पॉइंट होता था वो टाउन हॉल होता था। शहर के बीचों बीच एक जगह ऐसी होती थी, एक हो सकता है बड़ा सा हॉल मेंटेन कर पाएँ वो लोग, यदि हॉल ना कर पाएँ तो कोई बड़ा सा वॉल होती थी, या कोई ऐसा प्लेस होता था जहाँ शहर के लोग कलेक्ट हो जाते थे। कोई बड़ी सी मीटिंग करनी है तो वो भी टाउन हॉल पर होती थी। टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता था जिस पर न्यूज़पेपर पेस्ट कर दिया जाता था। टाउन हॉल पर रेडियो भी होता था जहाँ से लोग बैठकर न्यूज़ सुनते थे, और वहीं क्लॉक टावर भी लगा हुआ होता था, है ना, घंटा घर भी वहीं होता था। तो ये मेन बिल्डिंग होती थी किसी भी टाउन की, जिसको टाउन हॉल बोला जाता था। तो जब ये घर से स्कूल की तरफ जा रहा था, रास्ते में टाउन हॉल पड़ा, तो इसने देखा कि टाउन हॉल पर बुलेटिन बोर्ड के सामने, यानी कि जिस बुलेटिन बोर्ड स्टूडेंट्स, वह बोर्ड जिस पर न्यूज़पेपर पेस्ट होता था, न्यूज़ वाला जो बोर्ड था उसको बुलेटिन बोर्ड बोला जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उस भीड़ को देखकर उसके माइंड में कुछ ख्याल आया। पहले तो उसने सोचा कि फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से सारी बैड न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली हैं। स्टूडेंट्स,
ऐसा नहीं था कि सारी बैड न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड से मिल रही थी। एक्चुअली बुलेटिन बोर्ड ही न्यूज़ मिलने का एक सोर्स था उनके लिए, और पिछले 2 सालों से कोई शुभ समाचार उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि बैटल चल रहा था, वॉर चल रहा था। तो वॉर में यही सुनने को मिलता था कि आज इतने सिपाही मारे गए, आज इतने जवान मारे गए, आज हमारा वो वाला एरिया हम लोग हार गए, या आज हमारा वो वाला एरिया हमसे छीन लिया गया, आज वहाँ पर्शिया ने कब्जा कर लिया, आज वहाँ कब्जा कर लिया। तो इस तरह से लास्ट 2 ईयर्स से इन्हें गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी, कोई सारी बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही थी। और सारी न्यूज़ कहाँ से मिलती थी? उसी टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड से। बैड न्यूज़ के एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने, द लॉस्ट बैटल्स, कौन सा युद्ध हम हारे हुए जो बैटल्स थे उनकी न्यूज़ भी उस वहीं से मिलती थी। द ड्राफ्ट यानी ड्रॉट, कहीं सूखा, किसी एरिया में ड्रॉट पड़ गया कहीं, यानी कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो वो भी वहीं से मिलता था इन्फॉर्मेशन। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, किसी ऑफिसर ने कोई आदेश दिया है, वो भी वहीं से सुनने को मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने उस क्राउड को देखकर, वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने उस क्राउड को देखकर, आई थॉट टू माई सेल्फ, थॉट टू माई सेल्फ मीन्स स्टूडेंट, मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, वहाँ रुके बिना मैंने मन में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अब ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ बुलेटिन बोर्ड पर इतना क्राउड कलेक्ट हो रखा है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me। फिर क्या होता है कि एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितनी तेज़ी से चल सकता था उतनी तेज़ी से मैं चल रहा था, क्योंकि आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल के लिए लेट हो रहा था ये, और स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो ये तेज़ी से चलने लगा। तभी क्या होता है, वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर ब्लैक स्मिथ खड़ा था। ब्लैक स्मिथ स्टूडेंट्स लोहार के लिए बोला जाता है, तो वो भी वहाँ पर खड़े होकर वॉच कर रहा था अपने कुछ अप्रेंटिस के साथ। यानी अप्रेंटिस कौन? उसके अंडर में कुछ लोग होंगे जो उसके अंडर में ब्लैक स्मिथ का मतलब ब्लैक स्मिथ के स्किल्स सीख रहे होंगे। तो जब अंडर में कुछ सीखते हैं, जो लोग किसी के अंडर में सीखते हैं उनको अप्रेंटिस बोलते हैं। तो ब्लैक स्मिथ अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था, बुलेटिन पढ़ रहा था वो। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से मुझे आवाज़ दी और बोलता है डोंट गो सो फास्ट बाब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बोलो बेटा तेज़ मत चलो बेटा। यहाँ बब इसी तरह से बेटा के सेंस में यूज कर लिया है। बोले डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बोले क्यों तेज़ इतना दौड़ के जा रहे हो, बहुत टाइम है, आराम से पहुँचोगे स्कूल। स्टूडेंट्स प्लीज़ अंडरलाइन द स्टेटमेंट, डोंट गो सो फास्ट बब, you will get to your school in plenty of time. I shall put a question from this line after explaining the chapter. इस लाइन से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। The line is important. Actually this statement has been spoken sarcastically. एक कटाक्ष के तौर पर sarcastically, sarcasm है ये, sarcastically बोला है उसने ये सेंटेंस, क्योंकि वह इन न्यूज़ पढ़ चुका है ना। उसका सरकाज़्म हमको तब पता चलेगा जब हमें पता चलेगा कि न्यूज़ क्या थी। तो ही हैज़ ऑलरेडी रेड द न्यूज़ एंड द लिटिल फ्रेंड्स डोंट नो व्हाट द न्यूज़ वाज अबाउट। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसको लिटिल फ्रेंड को लगा, बोले ये मुझे मजाक बना रहा है। जब उसने कहा कि क्यों तेज़ी से चल रहे हो, बहुत टाइम में पहुँच जाओगे स्कूल। तो आई थॉट यानी कि लिटिल फ्रेंड थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। लिटिल फ्रेंड को लगा कि वो ब्लैक स्मिथ तो उसका मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैं तेज़ चलते हुए ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स इन अ स्टेट ऑफ पेंटिंग, यानी हाँफते हुए। फिर मैं तेज़ चलते हुए हाँफते हुए एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा।
हु वॉज ए मैमल? लिटिल फ्रेंच स्कूल टीचर। तो अपने स्कूल टीचर के गार्डन में, यानी कि अपने स्कूल के गार्डन में वहाँ हाँफते हाँफते तेज़ी से पहुँचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। अक्सर ऐसा होता था स्टूडेंट्स कि व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, यानी मॉर्निंग में जब स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा नॉइज होता था वहाँ। मॉर्निंग में स्कूल के स्टार्टिंग के टाइम बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता था, और इतना नॉइज़ होता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, के बाहर गली में से ही वो नॉइज़ सुनाई देने लगता था। जब जैसे ही वो अपने गली, स्कूल वाली गली में एंटर करता था, तो गली के एंट्री से ही नॉइज़, स्कूल का नॉइज़ सुनाई देने लगता था। इतना ज़्यादा शोर स्कूल में होता था। नॉइज़ कैसा कैसा? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। सुबह सुबह स्कूल में स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, तो कोई डेस्क को ओपन कर रहा है, कोई डेस्क को क्लोज कर रहा है, ये सब नॉइज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। कुछ स्टूडेंट एक साथ, आपने देखे होंगे जैसे छोटे बच्चे हैं तो एक बोलता है, बोले का, तो सारे बोलते हैं का। या टेबल जब होती है, बोले 2 1 जा 2, तो सारे बोलते हैं 2 1 जा 2। तो जब सारे स्टूडेंट एक साथ बोलते हैं उसको बोलते हैं हम इन यूनिसन, यानी लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यानी सारे स्टूडेंट एक साथ मिलकर लेसन को रिपीट करना, इसका नॉइज आता था। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतने सारे नॉइज में हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, जब बहुत नॉइज होता है तो अपने ईयर्स पर हैंड्स रख लेते हैं ताकि बाहर का नॉइज हमें डिस्टर्ब ना करे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। टीचर टेबल पर रूलर यानी स्केल, तो टीचर टेबल पर रूलर रैप करते थे। रैप यानी खट 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 की जो आवाज़ करते हैं जब टीचर हमको डांटते हैं कि कीप क्वाइट, सिट प्रॉपर्ली, लिसन टू मी, तो उनके हाथ में स्केल होता था और वो टेबल पर हिट करते थे उसको। तो इसके स्केल को हिट करने की साउंड, बट ये सब नॉइजेज वहाँ पर गली के बाहर से सुनाई देने लगते थे उसको। इनको भी अंडरलाइन करिए कौन कौन से नॉइज होते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज इट वॉज ऑल सो स्टिल, यानी बहुत, यह स्टिल का मतलब पीस, बहुत शांति है, यानी एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल इज़ कम्प्लीटली नॉइजलेस। आज बिल्कुल भी नॉइजेज नहीं है वहाँ, आज बहुत शांति है, बहुत बिल्कुल शोर शराबा कुछ भी नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। स्टूडेंट्स, लिटिल फ्रेंच के बारे में मैं बता दूं आपको कि यहाँ काउंटेड ऑन यानी डिपेंड ऑन, डिपेंडेंट ऑन, ऐसा होता है जब हम कुछ ये सोच रहे हैं, जब हम किसी के भरोसे बैठे हों, जब हमें किसी चीज़ का भरोसा हो कि हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। मान लीजिए आपको कुछ पैसे की नीड है और आपको ये उम्मीद है, आप अपने पापा जी के भरोसे बैठे हुए हैं, बोले मुझे तो जब पैसे की नीड होगी मैं पापा जी को बोल दूंगा, पापा जी से पैसे ले लूँगा। इट मीन्स यू आर काउंटेड ऑन योर फादर, यानी आप किस पर डिपेंडेंट हैं, आप फादर पर डिपेंडेंट हैं, आपको अपने हेल्प के टाइम फादर से उम्मीद है। इसी तरह से अब देखिएगा, इसने कहा है कि बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, यस आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। ये लेट था स्कूल आने के लिए, ये लेट ही घर से निकला था, स्कूल भी लेट पहुंचा होगा, तो ये इसने अपने मन में ये सोच रखा था कि स्कूल में नॉइज़ हो रहा होगा, शोर शराबा हो रहा होगा, और चुपके से नॉइज़ में कोई मुझे नोटिस भी ना करे, इस तरह से पीछे वाले गेट से चुपचाप से जाकर बैठ जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को, बोले मैं लेट आया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, यानी मैं किस पर डिपेंड था, कमोशन, कमोशन शोरगुल को बोलते हैं, नॉइज़। बोले मैं तो पूरी तरह से नॉइज़ पर डिपेंडेंट था, मैंने तो ये सोच रखा था, बोले शोर शराबा होगा, कमोशन हो रहा होगा, तो कमोशन में किसी को पता नहीं चलेगा। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं चुपचाप से जाके अपने डेस्क पर बैठ जाऊँगा
कोई मुझे देखेगा भी नहीं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज तो स्कूल में हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे संडे हो, यानी आज स्कूल हो ही नहीं। इतनी शांति थी, ऐसा लग रहा था बोले आज स्कूल में कोई है ही नहीं, जैसे आज स्कूल की छुट्टी हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। विंडो में से मैंने अंदर क्लास में देखा तो मेरे क्लासमेट बैठे हुए थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, सारे लोग अपनी अपनी सीट्स पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हेमल जो हमारा स्कूल टीचर था, जो लिटिल फ्रेंच का स्कूल टीचर था, उसने अपने आर्म में यानी हाथ में बगल में रूलर को दबाया हुआ था और वो क्लास में अप एंड डाउन यानी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर वॉक कर रहा था। स्टूडेंट्स, रूलर मीन्स स्केल और अंडर हिज आर्म मीन्स बगल में। तो उसने अपना स्केल अपने बगल में दबाकर और क्लास में अप एंड डाउन यानी इधर से उधर, इधर से उधर वॉक कर रहा था। स्टूडेंट्स, अप एंड डाउन को ऊपर नीचे मत समझिएगा। अप एंड डाउन मीन्स टू एंड फ्रो। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। जब क्लास में नॉइज़ नहीं था, स्कूल में बिल्कुल शांति थी, तो शोर की आड़ में चुपचाप से मैं क्लास में जा नहीं सका, तो मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ा, आई हैड टू ओपन द डोर, मजबूरी में मुझे दरवाज़ा खोलकर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने ही यानी सबके नोटिस में आकर मुझे क्लास में एंटर होना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। तुम सोच सकते हो लिटिल फ्रेंच की सिचुएशन, लिटिल फ्रेंच की कंडीशन इस समय, कि हाउ आई ब्लश्ड, कि कितना मैं अशेम्ड उस टाइम पर था, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, और कितना डर रहा था मैं। एक तो शर्म आ रही थी इसको और फिर डर भी लग रहा था। शर्म इस बात की थी कि मैं लेट हूँ, और डर इस बात का था बोले पता नहीं सर अब क्या बोलेंगे, से डर रहा था। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friend. We were beginning without you." लेकिन कुछ बट नथिंग हैपन्ड, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। एम हेमल भी सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हेमल ने यानी टीचर ने मुझे देखा और बड़े काइंडली, बड़े प्यार से बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, बोल बेटा जल्दी से अपनी सीट पर पहुँचिए। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं तुरंत कूद कर बेंच पर पहुंचा, अपने डेस्क पर बैठा। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं एकदम बेंच के ऊपर से कूद कर अपनी डेस्क पर जाकर बैठा। Not till then when I had got a little over my fright. पहले इस लाइन को देखिएगा, When I had got a little over my fright, यानी जब थोड़ा सा मैंने अपने डर पर कंट्रोल किया, अपने मन को, अपने डर को थोड़ा सा संभाला, और जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो मैंने देखा कि हमारे टीचर ने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड स्टूडेंट्स जिसमें झालर लगी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं फ्रिल्ड शर्ट, यानी झालर वाली शर्ट पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा सा सिल्क का ब्लैक कलर का कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था, सब चीज़ों में कढ़ाई थी। कोट में भी कढ़ाई थी, शर्ट भी कढ़ाई वाली थी, और कैप पर भी कढ़ाई हो रखी थी।
दैट इज नेवर वो एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ये वो कपड़े पहन रखे थे आज हमारे टीचर ने जो कब पहनते हैं कि कोई इंस्पेक्शन हो स्कूल में तब पहनते थे वो, या प्राइज डे होता था तब पहनते, यानी कि किसी स्पेशल डेज में, किसी स्पेशल डे में जो क्लॉथ्स पहनते थे वह वाले क्लॉथ्स आज एम हेमल ने पहने हुए थे। बिसाइड्स, इन इसके सिवाय और क्या अनयूजुअल था वहाँ पर? द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। पूरा स्कूल बड़ा अजीब सा लग रहा था, बहुत ही सोलेम, बहुत सीरियस लग रहा था। पूरा स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत सीरियस लग रहा था। सोलेम मीन्स स्टूडेंट सीरियस। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Student, यहाँ एक वर्ड है VILLAGE. Most of the students pronounce it as village. It is not village, it is village. It is village. Village. Village नहीं, विलेज। तो बिसाइड्स यानी इन सब चीज़ों के साथ साथ द स्टूडेंट, दो वर्ड होते हैं, एक बिसाइड्स होता है, एक बिसाइड होता है। बिसाइड मीन्स नियर एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू समथिंग, यानी इन सब चीज़ों के साथ साथ बिसाइड्स। कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ मेरे पास बैठ जाओ। तो यहाँ बिसाइड्स है, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू समथिंग। देखिएगा, बिसाइड्स यानी इन सब चीज़ों के साथ साथ द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। पूरा स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत सीरियस लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन एक चीज़ जिसे देखकर मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली चीज़ क्या थी? मैंने देखा कि बैक बेंचेज पर जो हमेशा खाली पड़ी रहती हैं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती हैं, उन बैक बेंचेज पर द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। गांव के लोग चुपचाप बिल्कुल हमारी तरह यानी कि स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह ही चुपचाप से बैठे हुए थे। गांव के लोग कौन कौन थे? ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड। ओल्ड हॉसर बैठे हुए थे, ध्यान रखिएगा कौन बैठा हुआ था? ओल्ड हॉसर। ये 3 कॉर्नर्ड हेड पहनकर बैठे हुए हैं। द फॉर्मर मेयर यानी कि पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, रिटायर्ड पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इन लोगों के सिवाय भी और भी सेवरल पीपल वर सिटिंग देयर। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बड़ा उदास सा लग रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर तो एक ओल्ड प्राइमर भी लेकर आया था। स्टूडेंट, प्राइमर इज़ द बेसिक बुक ऑफ एनी लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश की बात करें तो जो छोटे बच्चों की ABCD वाली जो बुक होती है तो दैट इज़ प्राइमर। हिंदी की बात करें तो का खा गा घा वाली जो बुक होती है वो प्राइमर। अब यहाँ पर ये इंग्लिश हिंदी की बात नहीं है, ये प्राइमर फ्रेंच लैंग्वेज का है, क्योंकि विच कंट्री वी आर स्टडिंग अबाउट? फ्रांस। हम यहाँ पर जो स्टोरी पढ़ रहे हैं ये सब लोग हैं एम हेमल, लिटिल फ्रेंच से ही पता चल रहा है कि हम कहाँ की स्टोरी है, ये फ्रांस की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो ये ओल्ड प्राइमर यानी कि फ्रांस की लैंग्वेज की बेसिक बुक लिए बैठे हुआ है छोटे बच्चों वाली। थम्ड एट द एजेज, थम्ड एट द एजेज मीन्स स्टूडेंट जो कॉर्नर से जिसके पेजेस मुड़े हुए हैं। जब कोई पुरानी बुक हो जाती है या बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं हम किसी बुक को तो उसके कॉर्नर्स मुड़ जाते हैं, तो उनको बोला गया थम्ड एट द एजेज, यानी कि जो कोने से किनारे से मुड़ी हुई थे। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेज। उसने उस बुक को अपने नीज पर रखा हुआ था ओपन करके, और उस बुक के ऊपर, उस बुक के ओपन पेजेस पर उसके चश्मे रखे हुए थे।
वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में वंडरिंग कर रहा था यानी सोच रहा था, वंडरिंग मीन्स सोचना, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हेमल अपने स्टेज पर चढ़ गए, अपने चेयर पर चढ़ गए। स्टूडेंट्स, यहाँ चेयर डजेंट मीन चेयर, चेयर का मीनिंग कुर्सी नहीं, चेयर माइट बी द स्टेज ऑफ द क्लास, है ना। क्लास के जो फ्लोर है उससे थोड़ा सा एलिवेटेड एक पोर्शन होगा, उसको चेयर बोला गया है। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड, और जिस ग्रेव और जेंटल टोन में उसने मुझसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, ग्रेव यानी सीरियस, जेंटल यानी काइंड, तो जिस सीरियस, जिस काइंड, जिस जेन्युइन टोन में उसने मुझसे बात की थी, बिल्कुल उसी टोन में एम हेमल कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। उन्होंने बताया कि बर्लिन से, ये याद रखना स्टूडेंट्स, ऑर्डर कहाँ से आया? बर्लिन से। कहाँ से ऑर्डर आया? बर्लिन से, कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्यों पढ़ाई जाएगी आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ, जर्मन प्रूशिया और फ्रांस में वॉर है, इसको हम फ्रैंको प्रूशियन वॉर भी कहते हैं, इसको हम फ्रैंको जर्मन वॉर भी कहते हैं। कब हुआ था ये वॉर? 1870 टू 1871, 13 मंथ्स चला था, और प्रूशिया की तरफ से लीड किया था किसने? बिस्मार्क ने, और फ्रांस की तरफ से लीड किया था किसने? नेपोलियन थर्ड ने। और प्रूशिया में पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सारे नेशंस आते थे, है ना। तो इसलिए बर्लिन से ऑर्डर आया है, और इनका जो सबसे बड़ा नेशन था, इस ग्रुप का सबसे बड़ा नेशन था, वो कौन सा था? जर्मनी। इसलिए इसको हम फ्रैंको जर्मन वॉर भी कहते हैं, है ना। तो बर्लिन से ऑर्डर, एम हेमल ने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से नहीं, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। बोले अल्सेस और लॉरेन, ये स्टूडेंट्स अल्सेस एंड लॉरेन जो है ना, ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आपके न्यू टीचर आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत अटेंटिव होकर पढ़ाई करें आज। स्टूडेंट्स, अल्सेस और लॉरेन का मैं आपको सीन बता दूँ कि ये जब प्रूशिया फ्रांस पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा था, तो बहुत सारे एरियाज़ को इसने अपने अंडर में ले लिया था, और बाकी बचे हुए एरियाज़ धीरे धीरे इसके अंडर में, प्रूशिया के अंडर में आते जा रहे थे। तो अल्सेस एंड लॉरेन वो एरियाज़ हैं जो अभी तक प्रशा के या प्रूशिया के अंडर में नहीं आए हैं, लेकिन अब ऑर्डर आ गया है कि यहाँ भी जर्मनी ही स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रेंच टीचर नहीं पढ़ाएंगे। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये कितने मेरे लिए, ये कितने एकदम से थंडर क्लैप मीन्स कितनी सरप्राइजिंग बात थी मेरे लिए। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी एम हेमल के ये वर्ड्स लिटिल फ्रेंच के लिए जैसे ही उसने सुने वो एकदम बहुत सरप्राइज्ड रह गया। ओ द रैचेज, ओ तो ये बात है स्टूडेंट, द रैचेज यानी जब हम किसी एकदम से किसी चीज़ पर गुस्सा करते हैं या अपना किसी इल फेथ को शो करते हैं, तब हम यूज करते हैं रैचेज। ओ द रैचेज, ओहो तो ये बात थी। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल,
तो ये हमारे लिए इल फेथ वाली बात थी जो टाउन हॉल पर उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन लगाई हुई थी, और इस वजह से टाउन हॉल पर बहुत सारी भीड़ कलेक्ट हो रखी थी। तो ये न्यूज़ होगी वहाँ। लिटिल फ्रेंच के समझ में अब आया कि टाउन हॉल पर इतने सारा रश, इतना सारा क्राउड किस टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए कलेक्ट था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, और मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब लिटिल फ्रेंच सोच रहा है, बोले अरे स्टूडेंट्स हैं, वाई का मीनिंग क्यों नहीं है। अरे आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैं ठीक से लिखना भी नहीं सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं सीख भी नहीं पाऊँगा आगे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो अब मुझे इसे रोकना पड़ेगा, यहीं ख़त्म करना पड़ेगा फ्रेंच सीखना। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे फ्रेंच सीखना यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। कौन सोचा ये सब बातें? लिटिल फ्रेंच। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स, फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब वो कह रहा है हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब उसको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा सॉरी फील कर रहा है वो, कि ये तो बड़ी गलत बात है। किस बात पर सॉरी फील कर रहा है? कि मैंने सीखा क्यों नहीं अब तक मैंने सीरियस होकर अपने लेसन्स सीखे क्यों नहीं, बल्कि लेसन्स को सीखने की जगह मैं कहाँ चला जाता था? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं पक्षियों के अंडे देखने चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार पर स्लाइड करने चला जाता था। स्टूडेंट, सार इज़ नेम ऑफ अ रिवर, एक नदी का नेम है सार। तो सार के किनारे, सार नेम की नदी के किनारे ये स्लाइड करने खेलने चला जाता था, बर्ड्स के एग्स देखने चला जाता था। लेकिन क्लास में इंटरेस्ट कम ले, कई बार छुट्टियाँ मारकर स्कूल बंक करके ये बर्ड्स एग्स देखने चला गया, कभी सार के किनारे स्लाइड करने चला गया, खेलने चला गया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नुइसेंस अ वाइल एगो। अब वो कह रहा है मेरी वो बुक्स जो अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे नुइसेंस यानी मुझे बड़ी मुसीबत सी लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, मुझे बड़ा बोझ महसूस हो रहा था जिन बुक्स में। ऐसा लग रहा था कि कितना वजन है इसमें, कितनी हैवी है ये। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब ये ग्रामर की बुक, हिस्ट्री की बुक मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह मालूम पड़ रहे थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और अब इनको बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं कर। गिव अप मीन्स छोड़ना। तो अब मेरा बिल्कुल भी इन बुक्स को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, एकदम से इनके लिए अट्रैक्शन मेरे मन में आ गया था। एंड एमएमएल टू, एमएमएल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। एमएमएल के बारे में भी जैसे ही मुझे पता चला, बोला अरे ही वॉज गोइंग अवे, ये तो अब जा रहे हैं यहाँ से। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं इनसे कभी नहीं मिलूँगा, अब मैं इनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। तो ये सब बातें सोचकर मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इन सब बातों से मैं बिल्कुल भूल गया कि इसका ये रूलर से पिटाई करता होगा, तो उसके रूलर के बारे में भी मैं भूल गया। इसका रूलर बहुत टेरेबल बताया है, टेरेबल है ना, बड़ा डर लगता था बच्चों को इसके रूलर से, एमएमएल के रूलर से। तो अब तो इनके रूलर को भी मैं भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और ये कितने क्रैंकी थे ये भी मैं भूल गया। अब मेरे दिमाग में इनको लेकर कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, अब सिंपैथी है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। बोले इसका मतलब, अब स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उसने संडे क्लॉथ्स क्यों पहने हुए थे। संडे क्लॉथ्स मीन्स फैंसी ड्रेस, संडे क्लॉथ्स मीन्स फैंसी ड्रेस। तो यहाँ आंसर है आपका कि इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। तो इस अपने लास्ट लेसन के ऑनर में उसने संडे क्लॉथ्स यानी फैंसी क्लॉथ्स पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मेरे ये भी समझ में आ गया कि
रूम के बैक बेंचेज पर जो हमेशा एम्प्टी पड़ी रहती थी, यहाँ पर विलेज पीपल क्यों बैठे हुए हैं? ये भी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि विलेज पीपल क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। आप ध्यान रखिएगा, आई शैल प्रोवाइड यू द आंसर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, आंसर भी आ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें भी बहुत दुख था। दैट दे हैड नो, किस बात का दुख? दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग भी ज़्यादा दिनों तक स्कूल में नहीं पढ़ पाए थे, वो लोग भी बहुत अच्छे से स्कूल से एजुकेशन नहीं ले पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका अपने एक तरीका था मास्टर को अपने स्कूल टीचर को उसकी 40 years की फेथफुल सर्विस के लिए थैंक करने का। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और अपने कंट्री को रिस्पेक्ट शो करने का उनका अपना एक तरीका था। यानी अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि वाई वर दे सिटिंग इन द क्लास ऑन द बैक बेंचेज, तो सीधा सा दे वर द रीजन फॉर देयर सिटिंग वर टू, दो रीजन से बैठे हुए थे। फर्स्ट वॉज टू थैंक देयर मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस, एंड द सेकेंड थिंग फॉर शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, अपने उस कंट्री को रिस्पेक्ट शो करने के लिए जो कंट्री अब उनका नहीं बचा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने सुना कि मेरा नेम कॉल किया गया। एम हेमल ने आवाज़ लगाई, लिटिल फ्रेंच स्टैंड अप। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब सुनाने का नंबर मेरा था। यानी एम हेमल अब लिटिल फ्रेंच से जो पार्टिसिपल्स के रूल सुनने को बोले थे वो सुनने का टर्न आ गया लिटिल फ्रेंच का। लिटिल फ्रेंच की टाई टाई फिश, क्योंकि लिटिल फ्रेंच को कुछ आता नहीं था, क्या सुनाएगा बेचारा। लेकिन लिटिल फ्रेंच कहता है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। लिटिल फ्रेंच कह रहा है, यानी उसका मन था उस समय कि वो सोच रहा था, बोले काश किसी भी तरह से मुझसे कुछ भी ले लो, कुछ भी देने को तैयार है लिटिल फ्रेंच, बस मुझे इस लायक बना दो कि मैं पार्टिसिपेंट्स के जो भी रूल, जो भी क्वेश्चन मुझसे ये एम हेमल आज पूछें, मैं उसके आंसर बिना किसी मिस्टेक के, बिना रुके और लाउड एंड क्लियर वॉइस में उसको आंसर दे दूँ। वो इस समय सोच रहा है, बोले काश मैं इनके आंसर से एकदम फटाफट 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 बिना रुके दे पाता। बट आई गॉट मिक्सड अप on the first words and stood there holding on to my desk. But I got mixed up. Student, mixed up means confused. I got mixed up means I got confused. मैं confused हो गया on the first words, यानी जैसे ही मैंने आंसर देना स्टार्ट किया मैं confused हो गया and stood there, और चुपचाप खड़ा रहा। holding on to my desk, अपनी डेस्क पकड़ कर चुपचाप खड़ा हो गया। my heart beating, हार्ट बीट कर रहा था एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं नज़र उठाकर ऊपर देख लूँ। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना। मैंने सुना एम हेमल मुझसे बोले, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं डांटूंगा नहीं तुमको बेटा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अपने आप में बहुत बुरा लग रहा होगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं नहीं डांटूंगा। सी हाउ इट इज़, देखो बात क्या है। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसा है। नहीं ना, आप ध्यान से सुनिए कि सर आपको क्या बताने वाले हैं। सी हाउ इट इज़, सुनो बात क्या है। देखो बेटा बात क्या है। हम कभी कभी कहते हैं कि देखो बेटा बात क्या है ना, कि इस तरह से एम हेमल बोले सी हाउ इट इज़, देखो बात क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम लोगों ने अपने हम हमेशा अपने आप से कहते हैं, एवरी डे
वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम लोगों ने अपने आप से क्या कहा है, हमेशा हम अपने आप से क्या कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम है हमारे पास। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। आई लर्न इट टुमारो, कल सीख लेंगे, कल पढ़ लेंगे। हमेशा हम लोग यही तो कहते हैं, बोले आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बोले अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो सेशन की स्टार्टिंग है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम है। आई लर्न इट टुमारो, कल पढ़ाई कर लेंगे, कल सीख लेंगे ये चीज़। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो आज हम कहाँ पहुँच गए। सॉरी स्टूडेंट्स, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो आज हम कहाँ पहुँच गए। आज हमारे पास टाइम ही नहीं बच्चा, बिल्कुल। आज लास्ट डे आ गया। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, यही तो अल्सेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, यही अल्सेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि अल्सेस को राइटर ने शी से रिप्रेजेंट किया है। द प्रोनाउन यूज्ड हेयर, या हम कहें कि अल्सेस के लिए जो प्रोनाउन यूज किया है वो क्या है, शी, एक फीमेल का प्रोनाउन यूज किया है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि शी अल्सेस की जनता के लिए यूज किया गया हो, है ना, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, वहाँ की जनता के लिए यूज किया गया हो। हम मोस्टली जनता को यही कहते हैं कि यहाँ की जनता ऐसी है, तो उसको वो बना देते हैं ना फीमेल। हम कभी ये थोड़ी कहते हैं कि यहाँ का जनता ऐसा है, नहीं। तो ये अल्सेस की जनता वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए यूज़ किया है। या कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ शहरों के नाम, कुछ प्लेसेस के नाम फीमेल से होते हैं, कुछ फीमेल से होते हैं, है ना। हम कहते हैं कि मुरादाबाद आ गया, लेकिन हम कहते हैं चंदौसी आ गई, है ना। तो ये फीमेल सिटी का मतलब सिटी का नेम को फीमेल कंसीडर करते होंगे, ये अल्सेस को फीमेल कंसीडर करते होंगे। तो शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी अल्सेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अल्सेस के लोग हमेशा सीखने को कल पर टाल देते हैं। पुट्स ऑफ लर्निंग, पुट्स ऑफ मीन्स टाल देना, तो पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सीखने की हर बात को कल पर टाल दिया। अल्सेस के लोग सीखने की चीज़ों को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब ये जो बाहर वाले लोग होंगे ना, दोज फेलोज आउट देयर, ये जो बाहर से आने वाले लोग होंगे, विल हैव द राइट टू से टू यू, ये पूरे हक के साथ तुम लोगों से कहेंगे क्या, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, बोले कैसे तुम लोग बनकर तो ऐसे दिखाते हो, तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम अपनी लैंग्वेज को ना ठीक से बोल पाते हो ना ठीक से लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन बेटा लिटिल फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे आदमी नहीं हो, सबसे बुरे आदमी तुम ही नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सबको भी अपने आप की अपने स्टूडेंट से रिप्रोच होता है जब हम अपनी मिस्टेक्स, यानी किसी मिस्टेक के लिए खुद को दोषी बताएं, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको कोसना। तो वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, यानी हमें सबको अपनी अपनी मिस्टेक्स भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, हम सब लोगों की भी मिस्टेक है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा एंग्जियस नहीं थे तुमको सिखाने के लिए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। दे प्रीफर्ड यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क, तुम्हारे पेरेंट्स प्रेफर करते थे तुम्हें कहीं फार्म पर या किसी मिल में काम पर लगाने के लिए। तुम्हारे पेरेंट्स भी क्या प्रेफर करते थे, तुम्हें स्कूल भेजने या तुम्हें अच्छे से पढ़ाने के लिए प्रेफर नहीं करते थे। उनका प्रेफरेंस रहता था कि तुम किसी फार्म पर या किसी मिल में जाकर वर्क करो ताकि कुछ पैसे कमा सको, उनकी थोड़ी सी कमाई
बढ़ सके, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ और इनकम उनकी हो सके, इसलिए वो तुम्हें पढ़ाने की जगह किस बात को प्रेफरेंस देते थे, किसी फार्म या किसी मिल में वर्क पर भेजने के लिए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, दोषी तो मैं भी हूँ, दोष तो मुझे भी मिलना चाहिए, गलती तो मेरी भी है, ब्लेम तो मुझ पर भी लगना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कई बार ऐसा नहीं हुआ है कि आपको लेसन्स सिखाने की जगह या आपको लेसन्स लर्न करने की जगह मैंने आपको पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया कि जाओ बेटे पौधों में पानी लगा दो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और कई बार ऐसा भी तो हुआ है, बोले जब मुझे फ़िशिंग के मन होता था तो मैं छुट्टी कर देता था आप लोगों की, ये भी तो मेरी मिस्टेक थी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि एम हेमल का मन हो कि आज फिशिंग करने के लिए जाएंगे तो स्कूल की छुट्टी कर दी, बोले आज नहीं पढ़ाएंगे, घर जाओ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर इसी तरह से एक के बाद एक एम हेमल ने कई फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कई सारी बातें बोली। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यानी कि एक के बाद एक कई सारी बातें, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कई सारी बातें करते गए। उन्होंने कहा दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एम हेमल ने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की। द क्लियरेस्ट, फ्रेंच लैंग्वेज से ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज नहीं है कोई, सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज भी फ्रेंच लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है ये। दैट वी मस्ट गार्ड इट, उन्होंने ये भी बताया कि वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बोले हमें इस अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, लैंग्वेज को कहना चाहिए सिक्योर्ड रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए अपने लोगों के बीच। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, स्टूडेंट अंडरलाइन द लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. यहाँ पर कहा है स्टूडेंट कि जब कोई एंस्लेव्ड होता है, जब कोई लोग एंस्लेव्ड होते हैं, कोई लोग गुलाम बनते हैं, तो जब तक अपनी लैंग्वेज से वो, जब तक अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते वो, तो ये मानकर चलिएगा यदि उनकी लैंग्वेज उनके पास है तो जेल से निकलने की चाबी उनके पास है। इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे हम, अभी चैप्टर कंप्लीट करते हैं। यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस लाइन। कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन करना है? व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. यानी जब कोई पीपल एंस्लेव्ड होते हैं, गुलाम होते हैं, तो जब तक उनकी लैंग्वेज उनके पास है, जब तक वो अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, तब तक ये मानकर चलिएगा कि प्रिजन से निकलने की चाबी उनके पास है। और लैंग्वेज से यदि वो लोग जुदा हो गए, लैंग्वेज उनकी ख़त्म हो गई, लैंग्वेज से अलग हो गए, वो अपनी लैंग्वेज को भूल गए, तो समझ लीजिएगा वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस अवर लेसन, फिर उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली और हमें लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, बड़ा सरप्राइज की बात तो ये थी कि लेसन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, आज वो जो भी बोल रहे थे, जो भी पढ़ा रहे थे, बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू, मैं एक बात और भी सोची थी मैंने, दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। दोनों ही बातें थी, एक तो इतना ध्यान से मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था,
एम हैमल की बातें आज से पहले कभी इतने ध्यान से नहीं सुनी थी, और दूसरी ये भी कि आज से पहले कभी एम हैमल ने भी इतने पेशेंस के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। एवरीथिंग विथ सो मच, अच्छा सॉरी, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि बेचारा एम हैमल जितना भी बातें जानता था, जितनी भी चीज़ें जानता था, आज सब कुछ हमें जाने से पहले देकर जाना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एट वन स्ट्रोक यानी एक ही हिट में, यानी एक ही झटके में सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स यानी जितनी भी ज्ञान, जितनी भी नॉलेज उसके पास है, वो सारी ज्ञान एक ही बार में हमारे दिमाग में, हमारे मतलब हेड में डाल देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोगों ने एक राइटिंग का लेसन किया। एंड सॉरी, द डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस। तो उस दिन कॉपीज़ भी हमारे लिए वो नई लेकर आए थे, न्यू कॉपीज़ थी, और उन पर बड़ी सुंदर सुंदर राउंड हैंड पर यानी गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो जो न्यू कॉपीज़ थी वो ऐसे लग रही थी जैसे पूरे स्कूल रूम में, पूरे रूम में जैसे झंडे फ्लोट कर रहे हों, फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हमारी डेस्क पर रोड से लगी हुई फ्लैग्स की तरह लग रहे थे वो कॉपीज़। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। वाकई में देखने लायक था, आपको देखना चाहिए था। काश आप भी देख पाते कि वहाँ पर सब लोग कितने अच्छे से, कितने मन से, बिल्कुल कितनी पीसफुली वर्क में लग गए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और स्कूल में कितनी शांति थी। ये भी देखने लायक चीज़ थी कि स्कूल में कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय पेपर पर पेन के स्क्रैच करने। जब पेपर पर पेन से कुछ लिखते हैं तो जो पेन के स्क्रैच की साउंड थी, केवल वो आवाज़ थी पूरे स्कूल में, बाकी कोई और साउंड स्कूल में नहीं थी। वंस सम बीटल्स फ्ल्यू इन। एक बार कुछ बीटल्स उड़कर अंदर आ गई थी, बट नोबडी पेड, क्लास में आ गई थी बीटल्स, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन बीटल्स की तरफ किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। जो सबसे छोटा बच्चा क्लास में बैठा हुआ था उसने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक। जो अपने फिश हुक को ट्रेस कर रहा था, कॉपी पर फिश हुक बनाने में लगा हुआ था। एज इफ़ इट वॉज फ्रेंच, जैसे ये भी फ्रेंच हो। एज इफ़ इट वॉज फ्रेंच टू, जैसे वो फिश हुक भी फ्रेंच हो, इसलिए वो भी बड़े मन से फिश हुक को ड्रॉ करने में लगा हुआ था। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। रूफ पर पिजन्स बैठे हुए थे, बड़े हल्की आवाज़ में गुटर गुं कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या ये प्रूशिया वाले लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में बुलवाएंगे? अंडरलाइन करी लाइन को, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। ये लाइन भी सरकास्टिकली बोली गई है स्टूडेंट, बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पर कहना ये चाह रहा है वो कि जिस तरह से ये जर्मन वाले, ये प्रूशिया वाले हम लोगों पर अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर रहे हैं, क्या ये यहाँ के एनिमल्स, यहाँ की बर्ड्स की भी लैंग्वेज चेंज करा देंगे? बाकी इसका डिस्कशन आंसर में करेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Whenever I looked up from my writing, जब भी मैंने लिखते लिखते कॉपी से नज़र उठाकर देखी, I saw M. Hamel sitting motionless, मैंने हर बार मुझे यही दिखाई दिया
कि एम हैमल बेचारे बिल्कुल मोशनलेस बिना हिले डुले बैठे हुए हैं अपनी चेयर में, और कभी किसी चीज़ पर गेज कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ को गेज का मतलब बहुत ध्यान से निहार कर देखना, बहुत टकटकी लगा कर देखना। तो कभी किसी चीज़ को देखे पड़े हैं, कभी किसी चीज़ को देखे पड़े हैं, और उनका ऐसा लग रहा था एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल रूम की हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे कि कौन सी चीज़ कैसी लग रही है। वो अपने मन में वो उस चीज़ की इमेज लेकर जाना चाहते थे अपने माइंड में। फैंसी, इमेजिन करिए, फैंसी, जस्ट इमेजिन। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 सालों से एम हैमल वहीं उसी जगह पर थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड एंड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। वही 40 साल से वही गार्डन, वही विंडो, वही क्लास, इन सारी चीज़ों के साथ 40 साल हो गए थे उनको यहाँ पर। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ। केवल डेस्क और बेंचेज ही घिस घिस कर स्मूथ हो गई थी। हैड बीन वर्न स्मूथ यानी घिस घिस कर स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज लगे हुए थे वो पहले से और ज़्यादा टॉल हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो होप वाइन उसने लगाई हुई थी वो विंडो और रूफ के उसने 2-3 राउंड लगा दिए थे, 2 राउंड लगा दिए थे। वो एक बेल थी बेटा, तो वो नीचे लगी हुई होगी और विंडो से चढ़कर छत पर पहुंची, छत से फिर नीचे आई होगी, उन्होंने फिर ऊपर की तरफ घुमा दी होगी और फिर नीचे आ गई होगी, इस तरह से। तो वो ट्वाइंड यानी कि राउंड लगा लिए थे उसने, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। बोले इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने की जब उसे बात पता चली होगी तो उसका कितना दिल टूट गया होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और उसका दिल किस बात पर टूटा कि ऊपर जिस रूम में वह टीचिंग कर रहा था उसके ऊपर वाले रूम में इन लोगों की फैमिली रहती थी, तो उसकी सिस्टर ट्रंक पैक कर रही थी, यानी बक्सों में सब सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें कल सुबह यहाँ से निकलना था। तो ऊपर से ट्रंक के ड्रैग करने की आवाज़ आई, उनका ध्यान ऊपर गया तो उनका मन और छोटा और हल्का हो गया और उदास हो गए वो। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन बहुत हिम्मत थी उनमें, उन्होंने एक एक लेसन बिल्कुल लास्ट तक सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। लिखने के बाद जब हमारा राइटिंग का हमारा वर्क कंप्लीट हुआ तो हमने फिर एक हिस्ट्री का लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बी बी बो बू। और फिर छोटे बच्चों ने, ये बेटा जिस तरह से हम लोगों के ABCD होते हैं तो इनके ये लेटर्स हैं, इनके अल्फ़ाबेट के, तो बच्चे ये बा बी बी बो बो ये बोलने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। पीछे हॉसर जो बैठे हुए थे उन्होंने अब अपने चश्मे लगा लिए थे। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से अपनी प्राइमर वाली बुक पकड़ी हुई थी। प्राइमर बताया था, बेसिक नॉलेज वाली बुक किसी भी लैंग्वेज की। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी बच्चों के साथ लेटर्स बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, यही वाले लेटर बा बी बी बो बू। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। यदि आप वहाँ होते तो आप देखते कि वो हॉसर भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इतने इमोशनल हो गए थे कि उनकी वॉइस में ट्रेम्बलिंग हो रही थी, वॉइस कपकपाने लगी थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। उनको सुनकर इतनी फ़नी थी उनकी वॉइस कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, हमारे हंसने का भी मन कर रहा था और उनके इमोशनल होने की वजह से रोने का भी मन कर रहा था। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट
दैट लास्ट लेसन, मुझे वो लास्ट लेसन कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से चर्च क्लॉक में 12 बजे। देन द एंजलस, फिर चर्च से प्रेयर की आवाज़ आई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज़, और फिर हमारे क्लासरूम के विंडो के बाहर से वो जो पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे 100 मील के पीछे वाले ग्राउंड में, उधर से ड्रम के साथ, ड्रम बीटिंग के साथ, ड्रम की आवाज़ के साथ वो लोग अपने ड्रिलिंग करके वापस लौट रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल उसकी आवाज़ को सुनकर खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत वीक लग रहे थे, बहुत नर्वस लग रहे थे इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने आज तक उनको इतना लंबा नहीं देखा, इतना लंबा नहीं देखा स्टूडेंट्स। मन उनका अच्छा नहीं था, इसलिए थोड़े से वीक लग रहे थे देखने में। माई फ्रेंड्स सैड ही, एम हेमल कहते हैं सैड ही कौन है यहाँ? एम हेमल। वो बोलते माई फ्रेंड्स आई मीन्स ही वांटेड टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहा एम हेमल ने, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन पता नहीं क्या था, कुछ बोल नहीं पाए वो, उनका गला चोक हो गया। ही वॉज अनेबल टू से एनीथिंग, कुछ बोल नहीं पाए बेचारे, इतने इमोशनल हो गए थे। ही कुड नॉट गो ऑन, यानी कि ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग मोर, वो कुछ और आगे आए के सिवाय कुछ आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न, जब बोल नहीं पाए तब उन्होंने क्या किया? देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक का एक पीस उठाया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी ताकत बटोर के, बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, अपनी सारी ताकत उन्होंने जितनी भी दम था वो सब बटोरा, और बोर्ड पर उन्होंने जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे खूब बड़ा बड़ा लिखा, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, अंडरलाइन करिए वाइव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर रुके, अपना सिर दीवार पर टिकाया उन्होंने। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से उन्होंने इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म, अब आप जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वाइव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, ये एक विश है फ्रांस के लिए कि लॉन्ग लिव फ्रांस। तो दिस वाज द चैप्टर, स्टोरी आपकी ख़त्म हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछिएगा। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में वी शैल मीट विद इट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स, राइट। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा।